हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए, आज बच्चे हम आए हैं रिव्यू करने के लिए। सर क्या सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पेपर दिसंबर 21 का, जो अभी अभी 1 घंटा पहले ही खत्म हुआ है। सर ओवरऑल रिमार्क्स क्या है? अच्छा, ये न्यू कोर्स का पेपर है, मैं बता दूं। सर ओवरऑल रिमार्क्स क्या है? सर कैसा पेपर आया है? बड़ी देर बाद आत्मा खुश हुई है जी इस तरह का पेपर देख के। रट्टेबाजों की तो हवा निकल जाएगी इस पेपर में। लॉट्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। जो होते हैं ना कि बस पुराने क्वेश्चंस करके चले जाओ और हम पास हो जाएंगे, नहीं। कॉन्सेप्ट कोई नहीं आया नया, कॉन्सेप्ट सारे करे हुए आए हैं, पर क्वेश्चंस बहुत सारे नए आए हैं। बड़े साल बाद ऐसा हुआ है। काफी साल पहले अकाउंटिंग का एक पेपर आया था जिसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार आया है। ये नहीं कि सारे न्यू क्वेश्चंस आए हैं, कुछ पुराने भी हैं, पर पुराने कम हैं, नए क्वेश्चन ज्यादा हैं। इस बार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए। तो सर क्या पेपर मुश्किल था? रट्टेबाज के लिए तो मुश्किल था। जो कॉन्सेप्चुअली साउंड बच्चा है वो इस पेपर को कर पाएगा, रट्टेबाज के लिए तो बहुत मुश्किल था। अब कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, ये तो बच्चे हर एक की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर क्या मैं इसको इजी पेपर रखूंगा? नहीं, ये एवरेज टू टफ पेपर था। इजी पेपर तो ये नहीं था। इजी होता है जो पुराने क्वेश्चन उठा के डाल दिए, हम उसको इजी पेपर बोलते हैं। ये एवरेज उसके लिए था जो कॉन्सेप्चुअली साउंड था, और जो पास्ट क्वेश्चन रट के चला गया उसके लिए ये टफ था, जैसे यूजुअली आजकल होता है ना। हम क्लासेस में जब बोलते हैं ना कि बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, कई कहते हैं कॉन्सेप्ट से थोड़ा ना कुछ होता है। पिछला पेपर देखो, सारे क्वेश्चंस वही आ गए जो पुराने थे। तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ लो, बहुत है, क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। नहीं बच्चे, नहीं, हर बार ऐसे नहीं होता है। जब इस तरह का पेपर आता है तब बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, जो टीचर्स बोलते हैं वो सही होता है। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मैं सॉल्व तो अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज समय की कमी है अभी। आई विल कम आउट विद अ सेपरेट वीडियो जहां मुझे लगेगा कि हाँ सॉल्यूशन की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा सारे, कि कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने पूछे हैं और इसका आंसर कैसे होना चाहिए। ये मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। बाकी सोल्यूशन तो हम इसका बाद में डिटेल में करेंगे बिकॉज अभी समय नहीं है, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं। क्लियर है बात? बढ़िया पेपर सेट हुआ है जी। ऐसी उम्मीद कम रहती है इंस्टीट्यूट से, बट बीइंग अ टीचर मैं खुश भी हूं कि जो बच्चा पढ़ के गया है उसकी मेहनत को सफल मानी जाएगी इस पेपर में। और थोड़ा सा दिक्कत भी होती है कि जो बच्चा रट के जाता है थोड़ा सा, उसको इसमें जरूर दिक्कत आएगी इस पेपर में। लेंथी तो था ही, ठीक है ना, लेंथी पेपर तो था ही। लेंथी तो हर सीए का पेपर होता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेंथी तो होता ही है, प्लस इसमें न्यू क्वेश्चंस पूछे गए। और हमेशा मेरा मानना है कि न्यू क्वेश्चंस को एग्जाम में करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, न्यू क्वेश्चंस को एग्जाम में करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो क्वेश्चंस घर पे करे होते हैं, जब वो सिमिलर आ जाता है ना, तो एक बड़ी सूदिंग सी फीलिंग आती है। पर जब उनको वहां बैठ के न्यू क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा, घर पे करे हुए क्वेश्चन सेम आ जाएंगे, उस पर सोचना नहीं पड़ता बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस उस तरह के कर रखे होते हैं। ये मिक्स था, कुछ पुराने क्वेश्चंस डाले गए, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी डाले गए। आइए, मैं फिर कह रहा हूं, ये एवरेज टू टफ पेपर था, इजी पेपर ये नहीं था। इजी वही होता है, फिर मैं बोल रहा हूं, जहां सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के उठाए जाते हैं और डाल दिए जाते हैं, वो पेपर इजी होता है। ये इजी पेपर नहीं था। आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में उन्होंने तंग किया है, थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई पॉइंट हर एक क्वेश्चन में दिया है। मैंने क्विकली पेपर पढ़ा और मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं सबसे पहले बच्चों के साथ शेयर करूं कि देखो इंस्टीट्यूट ने इस बार कैसा पेपर बनाया है, ताकि आगे आने वाले बच्चे भी सोच पाएं कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, हर बार रटने से बात नहीं बनती। और एक बात पक्की है,
8 पेपर्स में से 1 या 2 पेपर हर बार ऐसे आते हैं। पिछली बार कॉस्ट का आया था। 1 या 2 पेपर हर बार ऐसे पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअली होते हैं, बाकी सब सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। 8 के 8 नहीं ऐसे आते। पिछली बार कॉस्ट की बारी थी, वहां हर क्वेश्चन में स्मॉल स्मॉल चेंजेस, हर क्वेश्चन में स्मॉल स्मॉल चेंजेस, वही काम इस बार किया गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिस्कशन के लायक है, ठीक है, तो आराम से देखिएगा। चलिए जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। पहला जो 1 का ए था ये AS 11 से आया, पुराना क्वेश्चन था, इसमें कुछ नया नहीं था। एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। PP लिमिटेड एन इंडियन कंपनी अक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम WWP लिमिटेड अ US कंपनी अमाउंटिंग टू रुपीज। रुपीज में फाइनेंस दिया हुआ है, जबकि US कंपनी से लिया है तो डॉलर में दिया होना चाहिए। ऐसा जानबूझ के किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। The transaction was recorded at $1 is equal to 72। तो हम यहां डायग्राम बनाते होते हैं। मैंने बोला आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने चाहिए थे। सो डिवाइड करोगे इसको 72 से, सो ये डॉलर आ जाएंगे। और एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट इज 73.60। सो क्योंकि आपने लोन लिया है और एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो आपको एक्सचेंज लॉस निकालना पड़ेगा। यहां से आप डॉलर निकाल के लॉस निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। इंस्टीट्यूट के पुराने पेपर्स का भी सम है, पहले भी आ चुका है। फिर सेकंड पार्ट सेम ही था। ट्रेड रिसीवेबल, बस यहां पे लाइबिलिटी थी, यहां एसेट था। इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा लिमिटेड दिस मच रिकॉर्डेड एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट 73.20। तो ये कैसे होता, 2,000,150 रुपीज में गिवन है, डिवाइड करोगे 73.40 में तो डॉलर आ जाएंगे। डॉलर निकालने जरूरी है ना, क्योंकि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा। और एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट 73.60, वो तो ऊपर दिया ही हुआ है। तो इन दोनों रेट्स को कंपेयर करके सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यहां पे गेन होगा, क्योंकि आपका एसेट है और एक्सचेंज रेट बढ़ गया। यहां लॉस होगा बिकॉज आपकी लाइबिलिटी है। अब कंफ्यूज उसने किया, ये देखो, एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल 2020, साल के शुरू का रेट दे दिया। ये हमें नहीं चाहिए सवाल में, बिकॉज AS 20 कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन किस रेट पे होता है, स्पॉट रेट पे। AS 11 कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पे होता है, और स्पॉट रेट दिया हुआ है, ये देखो, द transaction was recorded at this taking exchange rate prevailing at the date of transaction, recorded at prevailing exchange rate on the date of sale। so ये जो ओपनिंग का रेट दे दिया, ये उसने बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। जो इस बात को समझ गया वो ये क्वेश्चन कराया होगा, बिकॉज क्वेश्चन पुराना था। अब मैं किताब में जाके नहीं दिखाना चाहता कि कौन सा था, काफी सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के। वैसे आप देखना चाहते हो, कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, सो मैं एक बार AS 11 में जाके दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है। ये लो जी, सो ये अपनी AS की बुक है, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी होगा ये क्वेश्चन। है ये होगा क्या, है ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। उसमें सिर्फ 1 तो नहीं कहना चाहिए। ये वाला है जी, ये वाला, ये देखो, जिसमें डेटर भी हैं और जिसमें लॉन्ग टर्म लोन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले भी नवंबर 18 के पेपर में आया हुआ है, दोनों में रुपीज गिवन है। यहां फिर भी एक में डॉलर थे, यहां दोनों में रुपीज थे। सो कुछ ये भी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही है, यहां भी 12 ही है रादर, यहां भी रुपीज, यहां भी रुपीज। बस एक ही फर्क है कि आपको उसने जानबूझ के ओपनिंग का रेट क्वेश्चन में दे दिया, पर ओपनिंग का रेट रिक्वायर्ड नहीं था। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल था, प्रोवाइडेड आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो गए हो। AS 11 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आइए जी, सो वही मांगा था कि एक्सचेंज डिफरेंस बताइए और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए अबव 2 केसेस में। अब एक ट्रेड रिसीवेबल है, एक लॉन्ग टर्म लोन है। ट्रेड रिसीवेबल का जो भी एक्सचेंज गेन होगा वो तो PL में जाएगा, पर लॉन्ग टर्म लोन वाले आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको डेफर भी करा सकते हैं बाय अप्लाइंग द पैराग्राफ 46A। तो वहां आपको 2 आंसर देने पड़ेंगे
कि आप पैरा 13 लगा के इसको पीएल में भेज सकते हैं या 46A लगा के लॉन्ग टर्म लोन के केस में आप इसको डेफर भी करा सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कैपिटलाइज, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन किसी एसेट के लिए नहीं है, सिंपल लॉन्ग टर्म लोन है। सो ये आंसर था इसका। ठीक है, क्विकली कर रहे हैं। बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, न्यू सम। लो जी, शुरुआत हो गई। न्यू सम आया है, पर कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा साउंड है वो कर लेगा। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। इक्विटी शेयर कैपिटल 25,35,60, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Equity share capital for the year ended 21 includes 60,000 equity shares issued to Grey Limited at par for supply of machinery of 60,000. Profit and loss account on 31 March include 50,000 of dividend received on equity shares invested in X Limited. Show how the related items will appear in cash flow statement of ABC as per AS3 revised. बच्चे PL दिया हुआ है तो हमें इनडायरेक्ट मेथड ही करना पड़ेगा। तो आपको तीन चीजें बतानी थी, CFOA, CFIA और CFFA। सो पूरा कैश फ्लो नहीं बन सकता इस सवाल में। सो देखो, चेंज इन पीएल 20 लाख से 28 लाख हो गया, तो यहां 8 लाख का चेंज इन पीएल आ जाएगा। मैं लिखूंगा नहीं, सीधा आंसर करूंगा। अब वो कह रहा है इस पीएल में डिविडेंड रिसीव्ड है 50,000 का, तो यहां से आपको डिविडेंड रिसीव्ड 50 माइनस करके कहां जोड़ना पड़ेगा? इन्वेस्टिंग में जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज डिविडेंड रिसीव्ड एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख से 35-60 हो गया। वैसे तो 10,60,000 का इशू लग रहा है, पर वो कह रहा है 60,000 के इशू हमने मशीनरी के लिए इशू किया है, नॉन कैश। मैं फास्ट बोल रहा हूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू आ जाएगा यहां कितना? 10 लाख। 10,60 आना चाहिए, 10 लाख आएगा, 60,000 माइनस। प्रेफरेंस शेयर 7 से 6 हो गया, तो 1 लाख की रिडम्पशन हो गई, माइनस 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 से 5 50 हो गया, तो 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रेज कर लिया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस इसका टोटल लगा दो, हो गया आंसर। न्यू क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बहुत फास्ट बोलूंगा बिकॉज मुझे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, और वैसे भी यहां सोल्यूशन पूरा नहीं कर रहे हम लोग। क्लियर है? तो और कुछ भी नहीं था जी। एक इक्विटी शेयर कैपिटल था, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक पीएल। पीएल वाला ऑपरेटिंग में चला जाएगा और उसमें डिविडेंड रिसीव्ड था 50,000 का, जो कि इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। सो न्यू सम बट इजी सम। क्लियर? अगली बात, AS13 अगेन न्यू सम। इस सम को कराने से पहले मैं एक बात बताऊंगा। हमने AS13 में आपको पढ़ाया हुआ है कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स और परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स एंड आर रेडिली रियलाइजेबल। जब चाहो बेच सकते हो, रेडिली रियलाइजेबल होने चाहिए, और आपकी इंटेंशन है कि आप उसको 12 महीने के अंदर अंदर बेचेंगे। क्या बेचना जरूरी होता है? द आंसर इज नो। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप 12 महीने के अंदर अंदर बेचेंगे, और बाकी सारे परमानेंट होते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस रिगार्ड। उसने बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया। म्यूचुअल फंड ABCD, डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, परचेज कॉस्ट, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी और मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2021 भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू, अब देखो क्या मांगा है, न्यू सम है, क्लासिफाई हिज इन्वेस्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS13 रिवाइज्ड। क्वेश्चन ने क्लासिफिकेशन करने को बोल दिया है। अब सवाल ने इंटेंशन तो बताई नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो इंटेंशन के बेस पे होता है, तो फिर हमें डेट ही लेनी पड़ेगी जी। जहां 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं आपके लिए वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, और जहां 12 महीने से कम हुए हैं आपके लिए वो करंट इन्वेस्टमेंट है। दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते। तो 31 मार्च 2021 को आंसर करना है। अब ये खरीदा है 1/5/2017 परमानेंट इन्वेस्टमेंट, ये खरीदा है 5/8/2020 करंट इन्वेस्टमेंट, 12 महीने का कॉन्सेप्ट। ये खरीदा है 1/1/2021 करंट इन्वेस्टमेंट, ये खरीदा है 7/5/2020 करंट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज हमारे लिए
1/4/20 से लेकर 31 मार्च 2021, ये 12 महीने बनते हैं। जो भी इसके अंदर आ गया वो सारे के सारे क्या हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स। वैसे ये सही नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर होता है इंटेंशन, इंटेंडेड टू बी हेल्ड। जो वर्ड है AS 13 में, इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स। बट क्या कर सकते हैं, हमें डेट्स ही लेने पड़ेंगे। अब वैल्यूएशन करना है तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। सो परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी। सो 50,000 प्लस 220, तो इसका आंसर तो बच्चे 50,220 है, बिकॉज परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे होती है। करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सो 25,000 प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी 24,220 लोअर आएगा, तो इसका आंसर होगा 24,220। समझ गए? 75 प्लस 300 प्लस स्टैम्प ड्यूटी, यहां पे मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो ये इन तीनों का टोटल 75,375। कॉस्ट लोअर है, मैं फास्ट बोल रहा हूं। 70,000 प्लस दिस, यहां मार्केट प्राइस लोअर है 65,880। ये आंसर होना चाहिए। वैल्यूएशन पूछा ना सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट का ये आंसर मैंने कर दिया वैल्यूएशन का। क्लियर होगी बात? तो कोई आपको खाता बनाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं जरूरत थी। हमें सिंपल डेट के बेस पे आंसर करना था, तो वो डेट के बेस पे आंसर हमें करना पड़ेगा, बिकॉज क्लासिफिकेशन मांगा है क्वेश्चन में। सो अगेन अ न्यू सम, बट जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसको थोड़ी ना कोई दिक्कत आएगी इसमें, कि हाँ मुझे पता है कि 12 महीने से ज्यादा है तो वो परमानेंट है। हालांकि इंटेंशन है, पर इंटेंशन मेंशन नहीं है, तो आपको डेट्स ही देखने पड़ेंगे और कोई हल नहीं है। क्लियर हो गया? सो ये था क्वेश्चन नंबर 1C AS 13 का, जो कि अगेन एक न्यू सम था। ये बच्चे AS 1 से पूछा है, वैसे ही AS 5 का क्वेश्चन है। यस, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी AS 1 में नहीं आता। चेंज हालांकि हम पढ़ाते हैं, पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी AS 5 का पार्ट है। इतिहास में ये क्वेश्चन AS 5 में आया है, यहां इन्होंने उठा के ग्रुप 1 में डाल दिया। AS 5 तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि AS 1 हमारे सिलेबस में है अकाउंटिंग पॉलिसी। हम भी AS 1 में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कस करते हैं, पर बच्चे रियलिटी में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी AS 5 में है और वो ग्रुप 2 में है। सो ये क्वेश्चन टेक्निकली ग्रुप 2 में होना चाहिए, पर चलो कोई, हाँ सेकंड पार्ट पहले भी पेपर में आया हुआ है, ये किया हुआ है क्लास में, कि आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताना है किसका, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS 1। वो ठीक है, ये वाला पार्ट हमने किया हुआ था, ये वाला पार्ट अच्छा था। आइए एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में पहले, पर AS 5 में ग्रुप 2 में। ABC Limited was previously making provision for non-moving stocks based on not issued for last 12 months up to 31 March 2020. Now the company wants to make provision based on technical evaluation during the year ended 31 March 2021. वो कह रहा है पहले हम ना जो स्टॉक इशू नहीं होता था उसके बेस पे प्रोविजन बनाते थे। इस साल से हमने डिसाइड कर लिया है कि हम टेक्निकल इवैल्यूएशन करके प्रोविजन बनाएंगे। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इतना है, प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन इतना है, प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ्स नॉट इशूड इतना है। अब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं पूछा है, बी पार्ट को छोड़ो, नीचे देखो कॉमन क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। भाई मेरे, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। प्रोविजन क्या होता है? अनुमान। तभी मैं बोला ना, ये AS 5 का सवाल था। प्रोविजन क्या होता है? अनुमान। प्रोविजन एक अनुमान बेस पे बनता है, और अनुमान होते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं, तो मैं इसका डिस्क्लोजर कहां से दे दूं? हाँ सेकंड है, सेकंड क्लास में किया भी हुआ था कि पहले आप स्टॉक को फीफो बेस पे करते थे, अब आपने वेटेड एवरेज करना शुरू कर दिया। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। सो यहां थोड़ी गलती कर गया पेपर सेटर। एक्चुअली यहां अलग से पूछना चाहिए था कि क्या ये चेंज इन पॉलिसी है या नहीं है। यहां अलग से पूछना चाहिए था कि क्या ये चेंज इन पॉलिसी है या नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है ना।
उन्होंने नीचे कॉमन पूछ लिया जी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे दो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसका देना था। ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, ये वाला सवाल किया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन AS1 में ये सवाल है, ये वाला क्वेश्चन आया। ये देखो पहले भी आया हुआ है पेपर में, नवंबर 15 में। सो ये वाला क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, पर ये वाला नहीं था क्योंकि ये है ही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का सम, तो उसने इसका भी डिस्क्लोजर पूछ लिया। चलो इसमें हो सकता है बच्चों को दिक्कत आई हो, ये सब पेपर में चलता है, कोई बात नहीं। तो AS में आपने देखा 2 क्वेश्चन नए पूछे गए। पहला क्वेश्चन था, उसमें भी उसने एक्सचेंज रेट ओपनिंग का देके बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश करी। सो ये थे जी AS के 4 क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाले सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 2A, इंश्योरेंस क्लेम अगेन न्यू सम। बट कोई नया पॉइंट नहीं था इसमें, पॉइंट सारे करे हुए थे। अभी तक यही क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बच्चे को दिक्कत देना चाहिए, क्योंकि इसका डिस्क्लोजर कैसे बनाओगे आप? ये चेंज इन पॉलिसी तो है ही नहीं, ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट था, तो इसका डिस्क्लोजर कहां से बना लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ेंगे जी। द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर ऑन 1/6/2021। रिकॉर्ड्स सेव्ड फ्रॉम फायर शोज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सो 1/6/2021 को आग लगी है। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल की परचेज, पिछले साल की परचेज रिटर्न, पिछले साल का कैरेज इनवर्ड, पिछले साल की सेल, पिछले साल की सेल रिटर्न। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा 2020 का। उसने सारे पॉइंट डाल दिए इसमें, सारे पॉइंट डाल दिए उसने, सारे पॉइंट डाल दिए। देखते जाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 1 जून। क्रेडिट सेल है 2.5 लाख विच कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल सेल। तो अगर क्रेडिट सेल 2.5 लाख है और ये टोटल सेल का 25% है, तो टोटल सेल अपने साल की कितनी हो गई? 10 लाख। सेल रिटर्न माइनस करेंगे 9500। गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, परचेज में से माइनस होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, परचेज में से माइनस होगा। वेजेस, सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, किया हुआ है क्लास में। नो कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड 50%, ये सारे पॉइंट किए हुए हैं। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वॉज कैलकुलेटेड एट 20% लेस देन कॉस्ट, तो इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। डिवाइड बाय 80% करके इसको 1 लाख करना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स किए हुए हैं, बस क्वेश्चन नया है। और ये देखो, ये भी ठीक है, परचेज दी हुई है और परचेज रिटर्न। ये देखो पॉइंट, मैं एक क्वेश्चन कराता था क्लास में और वो आ गया। देखो, सेलिंग प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाय 20% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21। मैंने ये कराया हुआ था। यहां फंसी है बहुत दुनिया, यहां फंसी है, बिकॉज ये ना तो स्टडी मटेरियल में था, ना ही पास्ट पेपर्स में था, पर हमने किया हुआ था। ये दिखाऊं आपको मैं? इधर देखो, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपको दिखाते हैं। मैं इस क्वेश्चन का बच्चे सोल्यूशन सेपरेटली अपलोड करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ये देखो, इन 2012 द सेलिंग प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 10%। मैंने ये कराया हुआ था किसको कैसे डील करना है, कैसे करना था। अपने साल की सेल निकाल के डिवाइडेड बाय जितने परसेंट प्राइस बढ़ा, 20% डिवाइड बाय 120%। नॉर्मल सेल के ऊपर नॉर्मल जीपी, इंश्योरेंस क्लेम निकाल के प्लस 20%। नहीं, इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मल ही निकलेगा, क्योंकि अगर मेरे सवाल में परचेज कॉस्ट भी बढ़ी थी। ये देखो, यहां परचेज कॉस्ट नहीं बढ़ी, कुछ नहीं करना था। 2021 की नेट सेल निकाल के सारे एडजस्टमेंट्स करके, रिटर्न बेसिस, सेल रिटर्न, सब एडजस्टमेंट करके डिवाइड बाय 120%, दैट्स इट। क्योंकि जो जीपी निकला है वो 2020 के रेट पे निकला है। 21 में अगर रेट बढ़ गए हैं, आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है, तो आप उस पर 20 वाला जीपी नहीं लगा सकते। तो ये पॉइंट हमने किया हुआ था क्लास में। सो 100% बच्चे कर पाए होंगे। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं था, न्यू क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स थे। बस जी उसके बाद तो आपको अमाउंट ऑफ क्लेम ही निकालना था। मतलब मजा आता है ऐसे पेपर देख के कि हाँ किसी ने दिमाग लगाया है, और जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया है। अब बताओ, एक भी पॉइंट नया नहीं है अभी तक। एक वो
क्वेश्चन में ही एक इनहेरेंट मिस्टेक है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम, बट अदरवाइज कुछ भी नया नहीं था, सारे पॉइंट्स हमने किए हुए हैं। सो 2A इज अ न्यू सम बट इजी सम, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, सारे पॉइंट्स किए हुए हैं। सेपरेटली इसका सोल्यूशन अपलोड करूंगा। 2B 10 मार्क्स, अगेन इन्वेस्टमेंट, ये इजी क्वेश्चन था, इसको तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि हम उसी पे समय लगाएंगे। इसमें 2 अकाउंट बनाने थे, एक आपको 10% गवर्नमेंट लोन अकाउंट बनाना था और एक आपको इक्विटी शेयर्स का अकाउंट बनाना था। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स मांगे हैं, ये इजी क्वेश्चन था, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया हुआ है सवाल में। सो ये इजी क्वेश्चन था, 1/4/2020 है ना, ये इजी क्वेश्चन था। सो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, 4-5 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, ये 10 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिए थे, वो कह रहा जाओ एंजॉय करो। सो इंश्योरेंस क्लेम वाला भी हो जाता पेपर में, कुछ ऐसा मुश्किल आनी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कोई यहाँ ना फंस गया हो, ठीक है ना, क्योंकि ये पास पेपर्स में नहीं था। अदरवाइज हमारे सवाल में तो एक और भी पॉइंट था कि कॉस्ट ऑफ परचेज भी बढ़ गई है, इन्होंने अभी वो नहीं दिया, उससे फिर क्लेम निकालते टाइम भी 20% ऐड करना पड़ता। यहां क्लेम मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करूंगा सेपरेटली। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन पुराना एक क्वेश्चन नया। क्वेश्चन नंबर 3A, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड पूछा जी, ये जी ब्रांच के अंदर स्टॉक एंड डेटर मेथड पूछा है, कॉस्ट प्लस 50% पे गुड्स भेज रहे हैं। बहुत इजी सवाल, बस एक ही बात थी, ये देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया, सरप्लस इन स्टॉक। अब कोई बच्चा अगर इसको अपरेंट सरप्लस समझ ले वो गड़बड़ हो जाएगी, ये अपरेंट सरप्लस नहीं है, पता नहीं ये क्या है। हम जब स्टॉक अकाउंट बनवाते हैं ब्रांच में, स्टॉक एंड डेटर मेथड में, तो हम कहते हैं कि क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर ज्यादातर एबनॉर्मल लॉस होता है और डेबिट साइड पे अपरेंट सरप्लस होता है, और वो अपरेंट सरप्लस सारे का सारा हम एडजस्टमेंट अकाउंट में डलवाते हैं। सो ये सरप्लस इन स्टॉक आएगा तो स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर, इसको हम इनवॉइस प्राइस पे वहां डालेंगे, तो इसका जो लोडिंग वाला हिस्सा होगा वो हम एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे और बाकी गेन वाला हिस्सा हमें पीएल में डालना पड़ेगा। ये सारा एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उसने खास ये अपरेंट सरप्लस जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, अपरेंट सरप्लस होता है सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, याद है ना, कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन इनवॉइस प्राइस तो हम बोलते हैं ये अपरेंट सरप्लस है। ये अपरेंट सरप्लस नहीं है, ये तो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। तो स्टॉक अकाउंट में 2 साइड डाल के जो इसकी लोडिंग वाला हिस्सा था वो एडजस्टमेंट में जाना था क्रेडिट, और बाकी पीएल में जाना था क्रेडिट, बाकी और कोई पॉइंट नहीं था इसमें। बहुत ही मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन में उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है ताकि बच्चे का दिमाग चले। क्लियर है? सो ठीक है जी, 10 मार्क्स का सम था ये, है ना, इजी सवाल था अगर आप इस पॉइंट को संभाल पाए हैं तो, ठीक है। बाकी और इसमें पढ़ने लायक नहीं था। ये डिपार्टमेंटल का ओल्ड क्वेश्चन, ये न्यू क्वेश्चन नहीं था, वही डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई, परचेज गुड्स ट्रांसफर, परचेज गुड्स रिटर्न, फिनिश गुड्स ट्रांसफर, फिनिश गुड्स रिटर्न, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखा दूं एक बार आपको। और ये इंस्टीट्यूट ने पहले भी कई बार पूछा है, ये हर एक बुक में होता है, ये ना समझना सिर्फ मेरी बुक में ही है, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये पुराना क्वेश्चन था, इसमें नया कुछ नहीं था। ये देखो ये वाला है, परचेज्ड गुड्स फिनिश्ड गुड्स, ये वाला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो यहां, दिसंबर 21। सो ये पुराना क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। जिसने भी डिपार्टमेंटल किया हुआ है ये 10 नंबर ले लेगा। सो एज सच कोई ये थर्ड क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, एक ब्रांच एक डिपार्टमेंटल आया, मैनेजेबल था, जो अच्छे से पढ़ के गया वो कर लेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स। मैं होता तो मैं तो देखते ही छोड़ देता, बिकॉज इसको करने में टाइम ही बहुत लगेगा, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये क्वेश्चन करने में समय लगेगा। और ये क्वेश्चन पहले ग्रुप 2 में आया था और अभी ग्रुप 1 में आ गया। कुछ नहीं है, कंपनी अकाउंट्स का मिक्स सवाल है और सबकी एंट्रीज करनी है बस, और बैलेंस शीट बनानी है। सो नया कुछ नहीं था इस सवाल में। आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नलिज्म, पीएल, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये सब दिया हुआ है।
फिर कह रहा है एजीएम में क्या क्या हुआ, कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, तो रिडम्पशन की एंट्रीज डाल के सीआरआर बनाना है। कंपनी ने 9% डिबेंचर्स रिडीम कर दिए बाय मेकिंग ऑफर टू डिबेंचर होल्डर कि या तो कन्वर्ट करा के शेयर ले लो या कैश ले लो, तो डिबेंचर चैप्टर अपना किया हुआ है। कंपनी ने फुली पेड बोनस शेयर भी जारी कर दिए, तो तीनों की एंट्रीज डालनी थी बस। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर पेड थ्रू कंपनीज कैश एंड बैंक बैलेंस, तो मिनिमम बैलेंस उसमें कितना रखना है, 2 लाख। ये पॉइंट अच्छा था। टू इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट 40 पर शेयर रिक्वायर्ड टू फाइनेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। हमने प्रेफरेंस शेयर में पॉइंट किया था कि आपको पैसा फाइनेंस के लिए रेज करना है। अब ये कैसे निकलता, बहुत सिंपल था। इधर देखो, आपके पास बैंक बैलेंस कितना था, 540 to 500। मैं फास्ट बोल रहा हूं, बहुत फास्ट, नहीं तो ये बहुत समय लगेगा। अब वो कह रहा है इसमें से 2 लाख बैलेंस तो रखना ही है, तो आपके पास बचा 340 to 500। कुछ आपने इन्वेस्टमेंट बेची 16,80,000 की, वहां से पैसा आ गया। सो टोटल आपके पास कितना हो गया, 340 to 500 प्लस 16,80,000, 2022,500। ये कैश आपके पास आ गया है ना। अब इसमें से आपने रिडम्पशन करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रिडम्पशन करनी थी 5% प्रीमियम पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स 15 लाख प्लस 5%, 15,75,000 तो प्रेफरेंस शेयर्स को ही चले जाएंगे। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की भी रिडम्पशन करनी है, पर उनको कन्वर्जन ऑप्शन भी है। 30% कह रहे हैं हमें कैश दे दो, तो क्या इनको हमें प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है, नहीं जी, सिंपल है। तो 30% डिबेंचर होल्डर्स को कैश देना है। डिबेंचर होल्डर्स है कितने, 7.5 लाख, तो 7.5 लाख का 30% तो 2,25,000। ये तो कैश पूरा बैठ रहा है, ये क्या सवाल बनाया इन्होंने। ये तो सरप्लस कैश है, 2,22,500। शेयर्स क्यों इशू करने हैं फिर? ये बच्चे मुझे डीप जाके सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये तो कोई गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। सीधी बात है ना, 5,42,500 का तो आपके पास कैश है, दोबारा करके देख लेते हैं। और 2 लाख आपको मिनिमम बैंक बैलेंस रखना भी है, तो माइनस कर दो इसमें से 2 लाख, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपने इन्वेस्टमेंट भी बेची है 16,80,000 की, ये आ गया। सो आपके पास कैश कितना आ गया, 540 to 500 माइनस 2 लाख प्लस 16,80,000, 20,22,500 का तो कैश आ गया। अब यहां से प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, सो 15 लाख का 5%, 15 लाख ही रिडीम होंगे ना, तो 15,75,000 इनको दे दिया। फिर डिबेंचर होल्डर्स टू रिडीम, यहां मैं पढ़ लू एक बार, to redeem 9% debentures by making offer to debenture holders to convert their holding into equity shares at 40 per share or accept cash on redemption। so cash तो अब पूरा ही देंगे। फिर कह रहा है 30% डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश। बच्चे सवाल में कोई गड़बड़ लग रही है, बिकॉज शेयर इशू करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7.5 लाख का 30% कितना होता है, 2.5 लाख, तो आपके पास तो वैसे ही कैश बच रहा है, तो शेयर इशू करके क्या करोगे। बाकी आई विल कम आउट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये मोटा मोटा तो ऐसे ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलती कर गया। मैं देख रहा हूं शायद कोई और पॉइंट ना हो, नहीं जी कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पता है हमारी बुक में था, पर मैं इसको इतना ना प्रेफर नहीं करता था, मुझे लगता था कि ये ग्रुप 2 में आना चाहिए ये क्वेश्चन। ये देखो, प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर में हमने डाला था ये सवाल, ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 बम लिमिटेड वाला, यही सारे पॉइंट है। यहां एक स्प्लिट का, ये मैं कराता नहीं था बिकॉज इसमें स्प्लिट का पॉइंट था, तो स्प्लिट हम ग्रुप 1 में करते नहीं है।
इन्होंने स्प्लिट का पॉइंट हटा के बाकी सवाल डाल दिया। ये सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो। और यहां कहीं नहीं लिखा आपको नए शेयर इशू करने हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। बाकी जब मैं डिटेल सोल्यूशन करूंगा तब पता लगेगा। अभी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत तेज कर रहा हूं इसको। मोटा मोटा तो लग रहा है कि ये वाले पॉइंट का कोई काम है नहीं सवाल में, 5th पॉइंट का। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। बोनस की एंट्री आपको आती है, प्रेफरेंस शेयर का सीआरआर बनाना आपको आता है, आपको प्रेफरेंस शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ करना आता है, डिवेंचर का सीआरआर ऐसे क्वेश्चन में बनाने की जरूरत। डीआरआर बनाना है, बना दो। कितने % बनाओगे? वही 10। कुछ नहीं लिखा ये कौन सी कंपनी है, क्या है, लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, कुछ भी नहीं लिखा। डीआरआर छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन में डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। बाकी पता नहीं अब इंस्टीट्यूट डीआरआर बनाता है नहीं बनाता है। ये कंट्रोवर्शियल सवाल था, मैं तो देख के छोड़ देता इतना बड़ा क्वेश्चन। ये चॉइस में छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैनेजेबल थे। तो इसमें गड़बड़ लग रही है। बाकी जब डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो पता लगेगा। फिलहाल इसको हम एज इट इज छोड़ रहे हैं। आप मुझे करके बताइएगा अगर मैंने कोई गलती करी है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5A, मुझे नहीं लगता ये 12 नंबर डिजर्व करता है। प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। Peak Limited was incorporated on 1/7 to take over the existing business of Rich and Company with effect from 1/4/2020। तो प्री हो गया 4, 5, 6, 3 महीने। डेट ऑफ क्लोजिंग 31 मार्च, 9 महीने पोस्ट के। टोटल सेल 75 लाख, रेट ऑफ जीपी दिया हुआ है। सेल्समैन कमीशन 30,000, सेल्स रेशो, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशो, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो, फ्री सैंपल, ये तो परचेज रेशो आना चाहिए, पर अब सैंपल के कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको टाइम बेस पे भी बांट सकते हैं। सेल्स रेशो में बांट दीजिए, बिकॉज सैंपल भी सेल्स के लिए ही होते हैं। आफ्टर सेल सर्विस चार्ज, सेल्स रेशो, डायरेक्टर फीस, पोस्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, पोस्ट, टैक्स ऑडिट फीस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टाइम रेशो, नहीं सॉरी सेल्स रेशो, सैलरी टू जनरल स्टाफ, टाइम रेशो, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये। रेंट ऑफिस बिल्डिंग का उसका नीचे पॉइंट दिया हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं लिखा, टाइम रेशो। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ऑफ के पोस्ट में डालिए, बेटर है, बिकॉज ज्यादातर कंपनियां ही देती हैं। इसमें भी देखो नए पॉइंट डाले हुए हैं। ये वाला नया पॉइंट था, ये वाला फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल सर्विस चार्ज, फ्री सैंपल, है ना, जनरल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टाइम रेशो, क्योंकि जनरल है ये, सेल से रिलेटेड नहीं है। सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ। ये तो आप सेल्स रेशो निकालना आप जानते हैं कि आप 2 हिस्सों में बांटिए। ये 12 महीने हो गए। सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ वर हाफ, तो अगर ये x है तो ये सारे 0.5x इंटू 6 है। तो इस तरीके से आप सेल्स रेशो निकाल सकते थे। रेंट का पॉइंट है, ये आपने क्लास में किया हुआ है, और ये कुछ नहीं था, बस ये इजी सवाल था, प्रोवाइडेड आप ये संभाल लो। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अब मुझे लगता है ये कहीं टाइम रेशो में ना बांट दे, क्योंकि डोनेशन तो कोई भी दे सकता है, कंपनी भी दे सकती है, ज्यादातर कंपनियां ही देती हैं। तो हो सकता है पोस्ट माने, हो सकता है टाइम रेशो में बांट दे, ये पंगे वाला क्वेश्चन है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ पोस्ट में ही होंगे। टैक्स ऑडिट फी ये सब ठीक है। आफ्टर से सेल्स रेशो, फ्री सैंपल भी सेल्स रेशो, ये सब सेल्स रेशो में ही जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन, ये भी न्यू ही क्वेश्चन है ना, इस तरह के पॉइंट्स पहले थोड़ा ना आए हैं, क्लियर है ना। तो इसके अंदर भी उन्होंने कुछ ना कुछ तड़का लगा दिया। 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए यही देखना था, कौन सेल्स रेशो कौन टाइम रेशो। मजेदार सवाल ये था। जो बच्चा इसको करके आया ना, मैं मानूंगा वो पढ़ाई करके गया होगा पेपर में। हायर परचेज, कोई सोच भी नहीं सकता कि पेपर में हायर परचेज तंग कर सकता है। यस, इसमें IRR कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में करते होते हैं उसका एडवांस वर्जन पूछा गया, जिसने ग्रुप 2 भी किया हुआ है। हालांकि मैं तो क्लास में कराता हूँ IRR, कंप्लीटली समझा के कराता हूँ हायर परचेज में, पर मेन तो ये FM का कॉन्सेप्ट है ग्रुप 2 का। आइए पढ़ते हैं दिक्कत क्या आती। देखो जिस बच्चे का पेपर है उसने लिखा हुआ है कैश प्राइस नॉट गिवन। सवाल में कैश प्राइस ही नहीं दिया हुआ था। हाँ तो सर कैश प्राइस तो हमें निकालना आता है ना। बिल्कुल, पढ़िए। ABC Limited acquired a machine on hire purchase from P Limited with the term of payment is 4 equal annual installments. 4 equal annual installments.
वैसे मैं जितना सोच रहा था ना शायद ये उससे इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ द पार्टीज। 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। द पेमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट 25% एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब ये जो 25,000 की इंस्टॉलमेंट है इसमें ब्याज भी है। और ये पहली इंस्टॉलमेंट कब है? कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब कुछ इस तरीके का सवाल बन गया ना। हाँ ये तो इजी क्वेश्चन था, मैं चिल्ला रहा हूं ये मुश्किल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ये देखो 25,000 तो पहली डाउन पेमेंट हो गई 25,000 और 25,000, ठीक है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था, मैं क्यों चिल्ला ही जा रहा हूं। एबी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैश प्राइस निकालना है तो उसमें क्या दिक्कत है। एबीसी लिमिटेड कुड नॉट पे द थर्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड डिक्लेयर्ड परचेज डिफॉल्टर वेयर अपॉन द पी लिमिटेड एक्ट टू रीपोजेस द मशीनरी। बच्चे ये फुल रीपोजेशन का सम था। मैंने क्लास में एग्जाम्पल बना के आपको फुल रीपोजेशन कराया था। ये फुल रीपोजेशन का सम था। ज्यादातर क्वेश्चन इतिहास में जो आए हैं वो पार्शियल रीपोजेशन पे आए हैं, उसमें पंगा ज्यादा होता है। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है कि आप एसेट अकाउंट भी बंद कर दीजिए, हायर वेंडर अकाउंट भी बंद कर दीजिए, वो 20% डेप्रिसिएशन लगाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू परचेज मशीनरी अकाउंट एंड पी लिमिटेड अकाउंट। ये तो इजी क्वेश्चन था, मैं हमें चला ही जा रहा हूं। तो कैश प्राइस निकालना है तो कैश प्राइस निकालना तो हमें आता है, समझ रहे हो ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी आप लास्ट से स्टार्ट करते होते हो ना, डिवाइड बाय 1.25, फिर पिछली ऐड करते हो डिवाइड बाय 1.25, फिर पिछली ऐड करते हो डिवाइड बाय 1.25, फिर पिछली, और ये तो चलो पहली थी, ये तो डाउन पेमेंट ही थी। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मुझे लगा इसमें IRR यूज होगा बिकॉज इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है 25% के रेट पे, पर वो तो कुछ जरूरत ही नहीं थी। ये इजी क्वेश्चन था बच्चे, मैं ज्यादा इस पे दिमाग चला दिया जबकि इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। 1 मिनट मुझे चेक करने दो जरा, रुकना जरा। ये तो नॉर्मल सवाल था, कोई पंगा नहीं था जी। रादर फुल रीपोजेशन का क्वेश्चन पहली बार आया है पेपर में, पर हमने क्लास में इसको एग्जाम्पल बना के आपको कराया था, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हायर परचेज वाला हो जाता तो ये भी इजी था, एक प्री पोस्ट वाला और एक हायर परचेज वाला। सर आप इजी इजी बोली जा रहे हो, तो अब जो इजी है उसको इजी बोलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी 4। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हमारे लास्ट लेक्चर में से आया है। इक्विटी और लाइबिलिटी का बैलेंस निकालना है। दिखाओ मैंने आपको ये कहां कराया था, कुछ बच्चे को भूल ही गया होगा, ये हमने किया हुआ है क्लास में। ये लास्ट जब मैंने आपको कराया था ना रिवीजन से पहले, कहां गया, ये रहा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में सबसे लास्ट टॉपिक मैंने ये कराया था आपको। ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल बना के कराया था। ये देखो, अर्नड 10% डिविडेंड, 50,000 टू क्रेडिटर, रेंट ऑफ प्रेमिसेस, यही क्वेश्चन आया है शायद। हाँ वही है, डिविडेंड, क्रेडिटर, सैलरी, ड्राइंग 20,000 फॉर पर्सनल यूज। हाँ वही है, मैंने स्टडी मटेरियल से कॉपी करके ये क्वेश्चन कराया था और वही सवाल देखो आ गया। देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल फ्रॉम स्टडी मटेरियल, और ये बचपन का सम है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। सो ये जिस मर्जी कोने से उठा के क्वेश्चन डाले हमने सारे किए होते हैं। अब कोई करके गया क्लास पेपर में या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कराया था बिकॉज ये स्टडी मटेरियल में था, तो हमने कहा इसको करना चाहिए। सो ये वही क्वेश्चन आ गया देखो 6 से 4 नंबर में। 6B मैनेजरियल रेम्युनरेशन, इजी सम था। लॉस मेकिंग वाला
इफेक्टिव कैपिटल निकाल के मैनेजेरियल रेम्युनरेशन निकालना, इसमें कोई चर्चा के लायक नहीं थी ये चीजें, ये सिमिलर सवाल किया हुआ था क्लास में। उसी मेजरमेंट बेसिस में से एक और सवाल, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको, ये देखो सीधा निकल आया मेजरमेंट बेसिस, और मैंने कहा था फॉर डिटेल रेफर पेज बुक ऑफ 49, वो देखो थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया। सब किया होता है पर कौन करके जाता है ये मुझे नहीं पता। ये डिवेंचर का नॉर्मल कन्वर्जन का समय, पुराना समय, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, पुराना समय, तो इसमें कुछ नहीं था। ये आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टाइप सम था, इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी बस, क्रेडिट सेल, टोटल सेल और ग्रॉस प्रॉफिट। मैं चाहता नहीं हूं वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके दूं, इसमें कुछ है ही नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। तो सर फिर मुश्किल क्या था, आप कह रहे हो क्वेश्चन मुश्किल थे, एक दो सवाल थे ना अच्छे, ये एएस के क्वेश्चंस अच्छे थे। मुश्किल मैंने कहा बोला, मैंने बोला एवरेज टू टफ पेपर, नॉर्मल बिल्कुल इजी पेपर नहीं था, बिकॉज न्यू क्वेश्चंस डाले गए, अच्छे अच्छे सवाल डाले गए। ये देखो इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन में पॉइंट्स डाले गए, फिर उसके बाद ब्रांच में पॉइंट डाला उन्होंने, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो हिला के रख दिया होगा जिनको, वो तो देख के डर गए होंगे। वैसे क्वेश्चन इजी था, तीनों की एंट्रीज डालनी थी, पर सवाल में मुझे पंगा लग रहा है, वो बाद में देखेंगे क्योंकि डिटेल सोल्यूशन करेंगे तब देखेंगे, नहीं तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि मैंने कुछ गलती करी कि नहीं करी। 5A में भी उसने 2-3 चीजें नहीं डाली, अब देख रहे हो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया, हर क्वेश्चन में, हर सवाल में। हायर परचेज तो चलो इजी था, और ये 6A देखो, अद्दों को तो पता भी नहीं होगा ये आ क्या गया, क्योंकि 11th क्लास में करते हैं ये, जिसने किया है वही कर पाएगा। ओके, सो बहुत बढ़िया पेपर जी, ऐसा पेपर तो आना चाहिए मेरे हिसाब से कि रट्टे वाले ही सिर्फ कामयाब ना हो, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के गया है वो अच्छे से कामयाब हो। सो इससे मेरा कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है कि आपका पेपर अच्छा ना हो। आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करके गए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस। एक मुझे इसमें दिक्कत लगी बिकॉज ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं, तो मैं डिस्क्लोजर कैसे दे दूं, और एक वो 20 नंबर का सम, वो तो चॉइस में ही छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस जो थे वो करने लायक थे। ठीक है, सो आप अपने रिव्यूज मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसे हुआ है, ठीक है ना। टिल देन फिर मिलेंगे कॉस्ट के पेपर के रिव्यू करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां मुझे जरूरत होगी मैं बाद में डिटेल सोल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है।